नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, उत्तराखंड प्राइम में आप देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। उत्तराखंड में रेल नेटवर्क को लेकर बातचीत हुई है। पूर्णागिरि मेले के लिए देश के बाकी हिस्सों से रेल सेवा शुरू करने की मांग है। टनकपुर देहरादून के बीच जन शताब्दी रेल सेवा, दिल्ली रामनगर के बीच शताब्दी सेवा, रामनगर हरिद्वार देहरादून रेल सेवा संचालित करने की मांग उन्होंने की है। और देहरादून से सहारनपुर के लिए मोहंड होते हुए टनल आधारित रेल लाइन परियोजना का परीक्षण किए जाने का आग्रह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी मिले हैं रेल मंत्री से और उत्तराखंड में रेल नेटवर्क के विस्तार को लेकर उन्होंने बातचीत की है। कई मांग भी रखी हैं और कई नई ट्रेन चलाने की मांग भी की है। पूर्णागिरि मेले के लिए देश के बाकी हिस्सों से रेल सेवा शुरू करने की मांग की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। इसके साथ ही साथ दिल्ली रामनगर के बीच शताब्दी सेवा, रामनगर हरिद्वार देहरादून रेल सेवा संचालित करने की मांग की। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, ये जो मुलाकात हुई है, क्या क्या महत्वपूर्ण मांगे रही हैं? जी देखिए, अगर बात करें तो काफी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है रेल मंत्री और वित्त मंत्री के साथ। खासतौर से अगर बात करें तो जिस तरीके से वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक शहर है और हरिद्वार के अंदर उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार धार्मिक शहर है, तो दोनों के बीच में जोड़ने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग की गई है। इसकी मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी की गई है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी की गई है। इसके अलावा दिल्ली से बेहतर कनेक्टिविटी उत्तराखंड को लेकर के, इसको लेकर के भी रेल मांगी गई है कि वहां पर रेल हो। इसके अलावा अगर बात करें तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेलवे लाइन बन रहा है, उसको लेकर के भी विस्तृत चर्चा हुई है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेल लाइन बनने की वजह से ही वहां पे कई घरों में दरार भी आ गई है, तो उसका उचित मुआवजा मिले, इसको लेकर के भी बातचीत हुई है। वहीं अगर वित्त मंत्री से बात करें तो लगातार जो राज्य में तमाम तरह केंद्रीय प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें उसकी जानकारी दी गई है और बजट की भी एलोकेशन की मांग की गई है और राज्य स्तर से जो कार्य किया जा रहा है इसकी भी जानकारी वित्त मंत्री को दी गई है। बिल्कुल अविनाश, और अगर हम बात करें पूर्णागिरि की, तो चंपावत से विधायक है सीएम पुष्कर सिंह धामी, तो वहां के लिए भी विशेष मांग की गई है कि पूर्णागिरि मेले से देश भर के रेल नेटवर्क को जोड़ा जाए। जी बिल्कुल, अगर जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से चंपावत के अंदर ये बड़ा मेला लगता है तो वहाँ पे जिस तरीके से पर्यटन को बढ़ाना है और उत्तराखंड में काफी सारे लोग उस मेले में आते हैं, तो लिहाजा देश भर के जितने भी लोग आते हैं उनको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए रेल मंत्री से मांग की गई है कि कई सारी ट्रेनें दी जाए और देश भर से जो है जोड़ा जाए हरिद्वार को, इसके साथ साथ देहरादून को, इसके साथ साथ अगर बात करें कारगोदाम को, जिससे कि लोग पूर्णागिरि मेले तक आसानी से पहुंच सके और वहां पे जाकर के इस मेले का देख सके। इससे न सिर्फ उत्तराखंड का पर्यटन बढ़ेगा बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति पूरे देश भर में पहुंचेगी। तो इस तरीके की मांग की गई, जिससे रेल मंत्री ने आश्वासन दिया कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेन उस दरमियान चलाई जाएगी। धन्यवाद अविनाश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। वह उत्तराखंड के पूर्व प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी की बहाली हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजीव भरतरी वन मुख्यालय पहुंच गए, लेकिन शासन की ओर से अभी तक उनकी ज्वाइनिंग के आदेश नहीं मिले हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सुबह 10 बजे से पहले राजीव भरतरी को प्रमुख वन संरक्षक के पद पर ज्वाइन कराया जाए, लेकिन देखिए जब राजीव भरतरी पहुंचे तो बाहर खड़े ही रह गए, क्योंकि शासन की तरफ से कोई सहयोग अभी नहीं मिला है। मैं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में आज यहाँ कार्यभार ग्रहण करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और मैं जो शासन के आदेश है उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ और मैं ऋणी हूँ, आभारी हूँ माननीय उच्च न्यायालय का कि वहाँ से मेरे को न्याय मिला। और हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जुड़ गए हैं। अजीत जी, ये जो पूरी तस्वीर है कि हाईकोर्ट कह रहा है कि राजीव भरतरी 10 बजे से पहले मुख्यालय ज्वाइन करें, शासन की तरफ से ज्वाइनिंग के आदेश नहीं है, ये पूरा मामला क्या है? टकराव क्यों हो रहा है? अब देखिए, राजीव भरतरी को मिड टर्म में ही हटा दिया गया था, उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था। उसके खिलाफ वो कैट में चले गए थे। कैट से भी उनके पक्ष में एक फैसला आया था कि उनको पद पर बहाल कर दिया जाए, लेकिन सरकार उस फैसले के अगेंस्ट हाईकोर्ट चली गई और हाईकोर्ट से जो रेयर किस्म का आदेश कल हुआ है, ऐसे आदेश बहुत ही कम होते हैं जिसमें दिनांक और समय सब चीज़ें लिखी हो कि इस समय आपको चार्ज हैंडओवर होना है। गवर्नमेंट के वकील ने हाईकोर्ट से ये अपील भी की थी, ये प्ली भी दी थी कि कल छुट्टी का दिन है, कल की बजाय परसों कर लिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने उसमें अपने आदेश में कोई संशोधन नहीं किया और आज 4 अप्रैल सुबह 10 बजे उनको चार्ज हैंडओवर होना था, लेकिन सुबह वो तो समय से पहुंच गए, लेकिन शासन का कोई प्रतिनिधि या शासन का कोई आदेश इधर चार्ज हैंडओवर करने के लिए नहीं आया।
ये पिछले 4 घंटे से जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक पहेली बन गया है इस पूरा का पूरा मामला। और अभी जो शासन में जिस तरह से मंथन चल रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर में इस पूरे मामले से बादल छट जाएंगे और थोड़ी देर में कोई ना कोई आदेश आ जाएगा। और उम्मीद ये है कि जिस तरह के सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि घंटे आधे घंटे में राजीव भरतरी को उसी पद पर ज्वाइन करा दिया जाएगा जहां पर वो पहले से थे, जिस पद से उनको हटाया गया था, यानी प्रमुख वन संरक्षक। और इसके अलावा हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि जो उनकी चार्जशीट है जो उनको जारी की गई है, उस पत्रावली से, उससे संबंधित किसी भी काम की पत्रावली से वो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो उम्मीद ये है कि जिस तरह से शासन में लगातार बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री बाहर हैं और वन मंत्री भी बाहर हैं, तो इसलिए हो सकता है फैसला लेने में देर हो रही है अधिकारियों को, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी देर में ये मामला इसका पटाक्षेप हो जाएगा। जी बिल्कुल। और अजीत जी ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा टकराव है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? ये ईगो क्लैश है या राजीव भरतरी ने वाकई कुछ ऐसा गलत कर दिया था कि शासन उसे नहीं चाहता? क्या असल में पूरा मामला है, ये क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, आपको याद होगा जिम कॉर्बेट में पाखरो रेंज में निर्माण कार्यों और तमाम तरह के कामों में धांधली हुई थी, और उस धांधली के बीच जिम कॉर्बेट के डायरेक्टर और एक डीएफओ और पीसीसीएफ, जब उस समय राजीव भरतरी तो एक चार्जशीट जारी की गई थी और उसके बाद इनको हटा दिया गया था। लेकिन इन्होंने ये प्ली दी थी हाईकोर्ट में राजीव भरतरी ने कि उनको राजनीतिक कारणों से कार्यकाल के बीच में ही हटा दिया गया है। अब चूंकि उसमें कितनी गड़बड़ियाँ हुई है, क्योंकि एक चार्जशीट जारी हो चुकी है, एक इंक्वायरी पहले से सेटअप है, तो उसमें क्या आगे रिजल्ट निकलेगा उसी पर सारी की सारा दारोमदार होगा कि राजीव भरतरी की जांच आगे बढ़नी है या खत्म हो जानी है, या किस तरह के आरोप उसमें साबित हो रहे होंगे। क्योंकि वो जांच चल रही है और आरोप पत्र जो मिल चुका है राजीव भरतरी को, उसका भी आदेश दिया जाना है। लेकिन ये वाकई ये यहाँ उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी को लेकर के पहला एक फैसला है हाईकोर्ट का, जिसमें इस तरह का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है कि कल ही छुट्टी के दिन ही 10 बजे आपको ज्वाइन करना है और शासन को चार्ज हैंड ओवर करना है। जी बिल्कुल। इस मामले पर राजनीति भी जारी है अजीत जी, तो ये कहाँ तक जाएगी? क्योंकि उत्तराखंड में तो राजनीति और नौकरशाही के टकराव देखने को मिलते रहते हैं। रेखा आर्य जी का मामला बड़ा महत्वपूर्ण रूप से सामने आया था, कई और नेताओं के मामले सामने आ गए हैं। तो राजनीति किस तरीके की गरमा रही इस मामले को लेकर? देखिए, एक चीज़ और बताना मैं यहाँ पर आपको चाहूँगा कि राजीव भरतरी इसी महीने की आखिरी तारीख को रिटायर हो जाएंगे। वो मुझे लगता है कि वो अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको कार्यकाल के बीच में हटा दिया गया था, इसलिए उन्होंने लंबी न्यायिक लड़ाई लड़ने के बाद में फिर ये आदेश उनके पक्ष में आया है। और बहुत ही दिलचस्प बात ये भी है कि इस पद पर जो अधिकारी विनोद सिंघल इस समय विराजमान हैं, जो तैनात हैं, उनका भी रिटायरमेंट इसी महीने की आखिरी तारीख को है। तो दोनों ही दावेदार दोनों ही इसी महीने की आखिरी तारीख को रिटायर हो रहे हैं। लेकिन फिर भी क्लाइमेक्स ये है कि राजीव भरतरी को लगा कि अगर बाद के 15 दिन या 20 दिन बाद भी उन्हें खौफ का चार्ज मिलता है, तो ये जो कलंक लगा था बीच में हटने का, ये जो दाग लगा था, धुल सकता है। और ये मुझे लगता है राजीव भरतरी पूरी तरह से अपनी प्रतिष्ठा बनाकर इसकी न्यायिक लड़ाई लड़ रहे थे। जी बिल्कुल। यानी कि अजीत जी कह सकते हैं कि उत्तराखंड में राजनीति और नौकरशाही की जो टकराव होते हैं, कई ऐसी कहानियां बन गई हैं जिसमें अगर मुंबई का बॉलीवुड ध्यान दे तो फिल्में अच्छी बन सकती हैं। ये एक स्कोप खड़ा कर दिया है राजनीति और ब्यूरोक्रेसी ने। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान आया है, देवभूमि के सनातन स्वरूप को बिगड़ने नहीं देंगे, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों से कब्जा हटाना होगा, ये भी उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि अवैध मज़ारों और जनसंख्या संतुलन जो है वो भी मद्देनजर है। शत्रु संपत्ति और यूसीसी पर भी खुलकर मुख्यमंत्री धामी ने बोला है। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो देवभूमि का सनातन स्वरूप है उसको बिगड़ने नहीं देंगे। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सरकार ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीनेशन कराने के निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। तो कोरोना को लेकर अलर्ट पर है उत्तराखंड, क्योंकि चारधाम यात्रा जब शुरू होगी तो चुनौतियां और विकट और बड़ी होंगी, क्योंकि देश भर से तीर्थयात्री यहां पर पहुंचते हैं। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उत्तराखंड अलर्ट है और सरकार ने ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराने के निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले लोगों को एहतियात बरतने को कहा गया है। सतर्कता यही है अभी कि प्रथम दृष्टया मैंने कहा है कि भाई एक तो सब लोगों को टेस्टिंग जरूर कराना अपने। एक क्या है कहा है हम लोगों ने कि भाई सभी लोग वैक्सीनेशन जरूर कराएं। हमारे यहाँ पहली डोज वैक्सीन की लग गई है, दूसरी भी लग गई है, आजकल प्रिकॉशन डोज सभी जगह लग रही है। और 1 लाख डोजों की डिमांड हमने जो है भारत सरकार से की। चाहे भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे जिला प्रशासन हो, हर विभाग की तैयारी पूरी है।
और मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार बैठकें कर ली, हम लोगों ने भी की हैं। और जितने भी यात्री आएंगे उनके लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था इस बार की गई है। साथ में ये भी है कि कोविड के केस अभी बढ़ रहे हैं, तो कल मैंने बैठक की है और उसमें ये तय किया गया कि एक तो टेस्टिंग पे जोर दिया जाएगा और एक वैक्सीनेशन पे जोर दिया जाएगा, और भारत सरकार की जो जो गाइडलाइन आएगी उसका अक्षर से पालन किया जाएगा। 3 बातें कल हुई हैं और कल ही हमने सारे सीएमओ को निर्देश भी दे दिए। चारधाम यात्रा को महज 19 दिन बाकी हैं। सरकार की तैयारियां भी तेज हैं और रजिस्ट्रेशन भी बम्पर हो रहे हैं। अब तक चारधाम के लिए 8 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पंजीकरण करा चुके हैं। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। एक तरफ तो सरकार की तैयारी जोरों पर है, तो वही चारधाम आने वाले लोग बम्पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। चारधाम के लिए 21 फरवरी से पंजीकरण शुरू हुआ था और इसी दिन से लोग रजिस्ट्रेशन कराने में जुटे हैं। उम्मीद है कि इस बार चारधाम में पिछले साल का रिकॉर्ड टूटेगा। अब तक 8 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। पंजीकरण करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 8,77,000 से ज्यादा हो गई है। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम के लिए लोगों ने पंजीकरण कराया है। केदारनाथ धाम के लिए 3,19,329 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। वहीं बद्रीनाथ धाम के लिए 2,65,887 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि गंगोत्री धाम के लिए 1,47,439 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। तो वहीं यमुनोत्री के लिए यह आंकड़ा 1,44,095 पहुँच गया है। चारधाम यात्रा में इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि यात्रा सीजन से पहले ही अब तक तकरीबन 10 लाख के करीब श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। हालांकि यात्रा में अभी 20 दिन का वक्त बचा है, लेकिन इन 20 दिन के अंदर भी ये माना जा रहा है कि यात्रियों की संख्या में बड़ा इजाफा होगा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन कराएंगे। संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि यात्रा सीजन से पहले ही तकरीबन 15 लाख के करीब श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा देंगे। यात्रा सीजन जब शुरुआत होगा उस दौरान ये माना जा रहा है कि यात्रियों की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा होगा, क्योंकि पिछले साल जो यात्रा हुई थी उसमें 40 लाख के करीब श्रद्धालु दर्शन के लिए आए थे, लेकिन इस बार ये आंकड़ा डबल होने की उम्मीद जताई जा रही है। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज होगा। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुलेंगे। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तीर्थयात्रियों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है। यात्रा सीजन से पहले सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन बेमौसम बरसात ने यात्रा के तैयारियों में थोड़ी खलल जरूर डाल दी है। लेकिन अभी सरकार के पास यात्रा की तैयारियों के लिए 20 दिन का वक्त बचा है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि यात्रा शुरू होने से पहले सरकार सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे देगी, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है तो सरकार के सामने भी चुनौती बढ़ सकती है। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएम से सीएम धामी ने चारधाम से लेकर जोशीमठ संकट पर चर्चा की। साथ ही पीएम को उत्तराखंड आने का भी न्योता उन्होंने दिया है। तो पुष्कर सिंह धामी जो कि दिल्ली दौरे पर है, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और प्रधानमंत्री ने से सीएम धामी ने चारधाम से लेकर जोशीमठ चारधाम यात्रा के आगाज को इस बार भव्य बनाने की तैयारी है। कोई कमी न रह जाए, धामी सरकार इस कोशिश में लगी है। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। चारधाम यात्रा से लेकर जोशीमठ संकट और पहाड़ के अन्य मुद्दों पर बात हुई। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भी दिया है, जिस पर पीएम ने सीएम को चारधाम आने का आश्वासन दिया। चारधाम में पीएम के आगमन के लिए सरकार कार्यक्रम तैयार कर रही है। आदि कैलाश और मायावती आश्रम आने का भी न्योता दिया गया। प्रधानमंत्री जी से सबसे पहले तो हमने उनको चारधाम यात्रा जो हमारी 22 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है उसकी जानकारी भी दी है, और जो राज्य सरकार की तरफ से जो तैयारियां हो रही हैं उन तैयारियों से माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है और उनको चारधाम यात्रा का न्योता भी दिया है। इतना ही नहीं, जोशीमठ आपदा पर भी सीएम ने पीएम मोदी से बात की। पुनर्वास को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। सीएम ने पुनर्वास के लिए सहायता राशि का अनुरोध किया। साथ ही हरिद्वार से वाराणसी तक एक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग की। सौंग डैम के बनने से जो देहरादून में पेयजल का संकट है वो आने वाले 50 वर्षों के लिए वो संकट समाप्त हो जाएगा। पेयजल की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो पाएगी, उसके लिए मैंने अनुरोध किया। चाहे साथ में जोशीमठ की जो आपदा है उसके पुनर्वास के लिए भी, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं
उसका संज्ञान वो लगातार लेते रहे हैं। तो मैंने फिर से अनुरोध किया है कि जल्दी से जल्दी जोशीमठ पुनर्वास के संबंध में जो केंद्र से जरूरी सहायता मिलनी है वो सहायता हमको मिल जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान पीएम से लेकर कई नेताओं से मुलाकात की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी शिष्टाचार भेंट हुई। दिल्ली से अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। उत्तराखंड में यूथ कांग्रेस ने पोस्टकार्ड अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत हर विधानसभा से 1000 पोस्टकार्ड भेजने की तैयारी है। पोस्टकार्ड में केंद्र सरकार से कुछ सवाल किए गए हैं। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो जनता के द्वारा पूछकर इन सवालों को पूछेगी। बद्रीनाथ धाम जाने वाला रास्ता बदहाल है। प्रशासन अभी तक सड़कों पर पड़े गड्ढे और सड़क मार्ग की सुरक्षा दीवार को भी ठीक नहीं करा पाया है। इसको लेकर स्थानीय लोगों में रोष है। उपजिलाधिकारी ने यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया और एनएच के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होगी, लेकिन प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। अगर वक्त रहते सड़क को ठीक नहीं किया गया तो यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उधर उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। शहर के हर कस्बे में सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन जोशियाड़ा बैराज झील में कूड़ा डाला जा रहा है। प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये तस्वीरें गंगा के नाम पर चल रही योजनाओं पर धब्बा लगाने का काम कर रही है। उधर बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई है। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, मगर उससे पहले ही बद्रीनाथ धाम में बार बार मौसम खराब हो रहा है, जिससे यात्रा की तैयारियां बाधित हो रही हैं। बर्फबारी की वजह से बद्रीनाथ धाम में ठंड बढ़ गई है। केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी ने प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी से यात्रा की तैयारियों पर ब्रेक लग गया है। बर्फबारी की वजह से भले ही यात्रा की तैयारियां बाधित हुई हो, मगर केदारपुरी की रौनक देखते ही बन रही है। रुड़की के नेहरू स्टेडियम की संवारने के लिए दो मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं, मगर अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हो पाया। विधायक प्रदीप बत्रा इसके लिए नगर निगम को जिम्मेदार मानते हैं, तो नगर निगम का कहना है कि मामला शासन में अटका हुआ है। रुड़की का नेहरू स्टेडियम पिछले कई साल से खस्ताहाल है। दो मुख्यमंत्रियों की घोषणा के बाद भी इसके सौंदर्यीकरण पर अभी तक काम नहीं हुआ है, जिससे स्थानीय विधायक प्रदीप बत्रा भी नाराज है। शासन द्वारा आदेश आ गया था कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा नगर निगम द्वारा पूरी करी जाएगी और उसका फंड भी 5 रुपये अलॉट हो गया था, तो नगर निगम टेंडर में क्यों ढील कर रहा है? उसकी DPR बन चुकी है, डिज़ाइन बन चुका है, ड्राइंग बन चुकी है और शासन से अप्रूवल मिल चुका है। तो मैं समझता हूँ कि नगर निगम कहना कि लापरवाही ढीला डाली है, जो इस काम को नहीं होने दिया जा रहा है। विधायक प्रदीप बत्रा ने गेंद नगर निगम के पाले में डाल दी है। अब सवाल यह है कि क्या नगर निगम नहीं चाहता कि स्टेडियम की हालत में सुधार हो? एबीपी गंगा ने इस बारे में नगर निगम के अधिकारी से भी सवाल किया। अधिकारी DPR शासन में लंबित होने का हवाला दे रहे हैं। नेहरू स्टेडियम के संबंध में जो माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा है, उसकी DPR शासन में गई हुई है। उसकी स्वीकृति मिलते ही हम उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। नगर निगम रुड़की से जो कार्रवाई होनी थी वो ये थी कि सौंदर्यीकरण का काम नगर निगम के द्वारा किया जाना था। उसके संबंध में DPR बन के शासन में गई हुई है। हमने वहाँ संपर्क भी किया है। जैसे में स्वीकृति मिल जाती है उसके बाद हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मामला खिलाड़ियों से जुड़ा है, इसलिए एबीपी गंगा ने इस बारे में खेल मंत्री रेखा आर्य से भी सवाल किया। रेखा आर्य ने मामले की जांच करवाने की बात कही है। नेहरू स्टेडियम के संदर्भ में उसके सौंदर्यीकरण न होने की बात आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में लाई गई है। मैं इसका परीक्षण करूंगी और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कथा है ना, उसको हम लोग पूर्ण करेंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि सीएम की घोषणा के बाद भी आखिरकार स्टेडियम के सौंदर्यीकरण पर काम क्यों नहीं हुआ? नगर निगम DPR का शासन स्तर पर लंबित होने का हवाला दे रहा है, तो क्या शासन स्तर पर भी सीएम की घोषणा पर काम नहीं हो रहा है? वजह चाहे जो भी हो, मगर खिलाड़ियों को तो उस पल का इंतजार है जब उनके शहर के भीतर खेलने के लिए एक शानदार स्टेडियम मिलेगा। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग जिला भूस्खलन के लिहाज से काफी संवेदनशील है, मगर अब भूस्खलन रोकने के लिए जापानी तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। जापानी तकनीक से करीब 32 करोड़ के स्थायी ट्रीटमेंट के काम किए जा रहे हैं और इसके तहत रुद्रप्रयाग समेत प्रदेश के 3 स्थानों पर काम चल रहा है। जवाड़ी के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में वैज्ञानिकों की मदद से लैंडस्लाइड जोन की मरम्मत का काम किया जा रहा है। लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट का कार्य चल रहा है। ये देहरादून बेस्ड जो हमारी जायका है उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है और इसमें उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत
जायका जो एक जापानीज इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी है, इसके द्वारा लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो ये 3 मॉडल साइट की तरह लिया गया है पूरे उत्तराखंड में, जिसमें ये जवाड़ी क्षेत्र भी एक है। तो इसमें जापानीज टेक्निक में स्पेशल ये होता है कि इसमें क्रिप वर्क किया जाता है, जिसमें ताकि ये जो क्षेत्र है लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट के बाद दोबारा प्लांटिंग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।